A very good morning, VC students. Right, so the next topic that will be moving in Unit 3 is polymorphism. Right, we have already discussed few things, right? But I'll just give a brief intro. Poly means many and morphs means form. It is derived from a Greek word, right? Polymorphism, right? So let's start with a right. Poly means many and morphs means forms. So we have two types of polymorphism already discussed in the intro also when we are discussing object oriented concepts, but right now it is compile time and runtime. Now we'll move in depth, we'll do the programming of this, right? How we'll do everything, कैसे कैसे हम इसको implementation में लाते हैं, now we'll discuss that, right? The next is polymorphism is another important OOPS concept. Polymorphism, a Greek word, means the ability to take more than one form. I repeat, it means the ability to take more than one form. An operation may exhibit different behavior in different instances. Instances क्या होते हैं, मतलब कि वो अपना behavior change करता रहेगा during at different times, right? तो वो अपना behavior change करता रहेगा during different instances depending on the object, depending on the function उसने क्या call किया है, depending on the arguments, हर चीज वो change करता रहेगा. For example, consider the operation of addition. For two numbers, right? The operation will generate a sum. If the operands are string, then the operation would produce a third string by concatenation, right? So वो क्या कर रहा है, वो third string produce करनी है, उसने concatenation की. अब हमने क्या, इसके अंदर दो चीजें होती है, compile time and run time, right? Compile time में we can have a function overloading also and operator overloading. ऑपरेटर इज, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बहुत इजी एग्जाम्पल से बताती हूँ. अभी तक हम इंटीजर ए बी लेते हैं, राइट? और ए और बी को हम ऐड करना होता है, तो हम प्लस साइन लगाते हैं और ए और बी ऐड हो जाता है. तो कंपाइलर को पता है कि दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है. अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं 2.5 प्लस 3.5. तो कंपाइलर को ये भी पता है कि फ्लोट को कैसे ऐड करना है. अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है, हम उससे सिखाना चाह रहे हैं उसे कि भाई आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करना सीख लो या कोई भी ऑपरेटर को ऐड करना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों को कहूँ एक तरफ लिखा है पाइन, एक तरफ लिखा है एप्पल, तुम एक क्लास बनाओ जिसके थ्रू ना जब मैं लिखूँ पाइन एप्पल, मतलब जब मैं लिखूँ S1 प्लस S2 तो वो पाइन एप्पल शो करना चाहिए. मतलब एक नॉर्मल जैसे हम A प्लस भी लिखते हैं वैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को लिख सकें, राइट? अब दिस वाज अ डिस्कशन टॉपिक कि हमें चाहिए क्यों, जस्ट टू शो दैट दे कैन वर्क लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप. ऐसा नहीं है अभी हम नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली करते थे. देखो, सपोज दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं C1 एंड C2, राइट? हम उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, C1 प्लस C2 की जगह हम लिखते थे C1 डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करते थे और C2 को लिखते थे. मतलब जो ऐड फंक्शन की फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी तो सेम रहेगी जितना अभी तक हमने करा है, राइट? हमने उसकी फंक्शनैलिटी कर रखी है, तो फंक्शनैलिटी विल बी रिमेन सेम. इन द ओनली थिंग इज फंक्शन को हम सिर्फ डिक्लेरेशन और जो डेफिनेशन पार्ट में है उसमें हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे, राइट? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटर. अब हम प्लस ऑपरेटर को इस तरीके से बिहेव करेंगे कि हम C1 डॉट ऐड C2 की जगह हम लिखे C1 प्लस C2 और उसका आंसर C3 में चला जाए, राइट? तो हमें ये काम करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. This process of making an operator to exhibit different behaviors in different instances is known as operator overloading. तो कंपाइलर को क्या समझ आना चाहिए कि भाई ये दो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो मुझे क्लास का ऑपरेटर ओवरलोडिंग बुलाना है. प्लस अगर दो इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो मैं इंटीजर अपना जो मेरे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है वो बुलाना है, राइट? दिस इज द टास्क, राइट? नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. So in function overloading, a single function name is used to perform different types of task. मतलब एक नाम जो हम फंक्शन का है वो सेम रखेंगे, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट्स में, राइट?
अभी तक हम सिर्फ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म की एक साइड की बात कर रहे हैं, वो दो वे से इंप्लीमेंट होगी, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी तक का ये केस कह रहा है कि आपका जो डिसीजन ले रहा है वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही ले सकता है, राइट। अभी हमने रन टाइम तक डिसीजन को नहीं किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, कि अगर सपोज करो एक सिंगल फंक्शन है, राइट, एंड ड्रॉ इज, मतलब उसने एक जस्टिफिकेशन दे दिया कि आप हर एक को ड्रॉ लिखना है, राइट। अब हर कोई ड्रॉ ट्राइंगल अपने हिसाब से लिखेगा, एक बॉक्स को ड्रॉ करना है तो भाई उसको क्यूब के थ्रू करना है, क्यूबॉइड के थ्रू करना है, 3D इमेज करनी है, तो लेकिन हर किसी ने ड्रॉ करना है। तो ये कंसेप्ट अभी आ जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, राइट। इसमें कंपाइलर लेट डिसीजन लेता है, इसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है, राइट। तो वो हम धीरे धीरे फोर्थ यूनिट तक जाके करेंगे। तो अभी थर्ड यूनिट विल बी ओनली कंसर्न विद वन साइड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। This is a polymorphism chart, तो we'll be hiding this side right now। अभी हम ये वाली साइड नहीं करेंगे, right? ये वाली साइड अभी हम नहीं करेंगे, we'll do it unit 4। अभी हम इस साइड पे concentrate कर रहे हैं। So it is compile time polymorphism। Compile time polymorphism means that the decision is made by the compiler at the compile time, not at the run time। और डिले नहीं होगा, इसमें अर्ली बाइंडिंग होगी, इसमें लेट बाइंडिंग होती है, राइट। तो वी हैव टू ऑप्शंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अगेन ऑपरेटर को आप मेंबर फंक्शन के थ्रू भी ओवरलोड कर सकते हो और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी ओवरलोड कर सकते हो। सेम वे जब फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको तीन चीजें दिमाग में रखनी है। आर्ग्यूमेंट्स जो डिफर होते हैं वो तो या तो ऑर्डर में हो सकते हैं, या नंबर हो सकते हैं, या टाइप हो सकते हैं। अब हम इस पार्ट को डिटेल में जाके पढ़ेंगे, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू न्यू पार्ट, राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सी अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग और स्टैटिक लिंकिंग, इन सबका क्वेश्चन आ सकता है। आपने क्या लिखना है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लिखना है, राइट। ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स फंक्शन कॉल एट कंपाइल टाइम, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अर्ली बाइंडिंग ऑल्सो, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स फंक्शन कॉल एट द कंपाइल टाइम। Compiler is able to select the appropriate function for a particular call and they can compile itself। Compile time polymorphism is implemented using function overloading and operator overloading, right? Next is the runtime polymorphism। It is a concept of late binding or dynamic binding or dynamic linking। C++ supports a mechanism known as virtual functions। अभी हमने पढ़ा था ना, virtual functions एक चीज होती है जो कि यूज होएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, राइट। at run time when it is known what class objects are under consideration, the appropriate version of the function is invoked, right। मतलब कंपाइल टाइम में डिसीजन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किस हिसाब से वैल्यू होल्ड कर रहा है, पॉइंटर की क्या वैल्यू, अभी आप पॉइंटर वगैरह सब पढ़ेंगे, तो इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पॉइंटर, राइट। तो वो हम डिसाइड करेंगे। The function is linked with a particular class and much later after the compilation। Dynamic binding because the selection of the appropriate function is done dynamically at runtime। It is one of the powerful features। It requires the use of pointer to object। This is what I am saying, this is requiring the address checking। तो अभी हम बात करेंगे, right? Function overloading। Function overloading is, the first thing is आपका फंक्शन का नाम सेम होगा, राइट। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम but different parameters, then these functions are said to be overloaded। I repeat, when there are multiple functions but with same name in different parameters, the parameters differ in number, order and type। There are three ways: number, order and type, right? So function overloading is a feature in C++ when there are two or more functions have the same name but they differ in parameters, right? So is the process of with same name with two or more functions requires each redefinition of a function to use a different function signature। That means सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन का सिग्नेचर होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। इन तीन चीजों को मिला के सिग्नेचर, दैट फंक्शन सिग्नेचर कुछ नहीं होता, फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स मींस
type, order or number. These three things will change. Is used so that the programmer does not have to remember multiple functions. Functions उसको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन नेम एक याद करेगा और वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क कर सकता है. Right? If two functions have similar type and number of arguments, the function cannot be overloaded. Right? The return type may be similar or void, but argument data type or the number of arguments must be different. That is the case. See, this is the case. आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट्स डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, टाइप डिफर कर रहा है. राइट? सो नंबर, ऑर्डर एंड टाइप. समझ आ रहा है? There is a difference. Passing constant to a values, अब constant directly instead of, तो it will result in ambiguity. Why? Because as soon as you passing constants, there are sometimes converts to float values. तो कंपाइलर को एरर जनरेट करेगा, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. Right? The compiler attempts to find an accurate function definition that matches its types and number of argument and invokes that function. तो compiler ये काम करेगा. If there are no accurate match found, compiler makes the implicit conversion of actual arguments. If the internal conversion fails, user-defined conversion is carried out with implicit conversion. Sometimes while making internal conversion, an ambiguity is created if one data type is compatible with 2 or more data types. If a situation occurs, the compiler displays an error message. Following are the two conversion. अब देखो दोनों converters में क्या है, अब इस क्योंकि एक long है और एक double है, right? So in these cases, a compiler can generate an error message. The program has two versions of the function, that is one for float and other for double. In such a situation, if float number is converted to double version of the function selected for execution, तो double version ही select होगा क्योंकि automatically float किस में convert हो जाता है, double. Functions that cannot be overloaded in C++, right? Functions declaration that differ only in return type. Following function declarations cannot be overloaded. See, int और character कभी overload नहीं हो सकते. I repeat, ये लाइन देखो, यहाँ पे character है, यहाँ पे int है, but differ in only return type. उनका arguments में change नहीं है, तो ये function overload नहीं हो सकते. रिटर्न टाइप इज नॉट कंसर्न, राइट? रिटर्न टाइप अगर आपका चेंज भी होगा तब भी फर्क नहीं पड़ता, एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करेगी. फंक्शन शुड डिफर विद नंबर, ऑर्डर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. Next is member function declaration with the same name and the name parameter list cannot be overloaded if any of them is a static member function. अगर कोई भी member function आपका static है तो आप उसको overload नहीं कर सकते, right? Next is parameter declarations that differ in a pointer versus an array, right? So at that time also you cannot overload. Why? Because name of the pointer is the address of the array, right? दोनों जगह address ही hold कर रहा है, right? It is just a redeclaration. तो इस cases में आपका error situation है, आप इसको overload नहीं कर सकते, right? Parameter declaration that differ only in that one is a function type and other is a pointer of that function, same function. इस केस में भी देखो function है और pointer to that function है, तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप overload नहीं कर सकते. Parameter declaration that differ only in the presence or absence of const. ये देखो const variable, तो अगर const variable है और नहीं है तो भी ये redefinition नहीं है. डिफरेंस होना चाहिए नंबर में, टाइप में, दोनों ही इंटीजर है. इस केस में कौन से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्ट इज ओनली अ मॉडिफायर, right? Precautions while with function overloading, only those functions that basically do the same task on a different sets of data should be overloaded, right? In function overloading, more than one function has to be actually defined. Each of it is occupying a memory, right? Instead of function overloading, using default arguments may make more sense and fewer overheads.
ठीक है। आप फंक्शन ओवरलोड की जगह अगर आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से भी काम हो सकता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। डिक्लेयर अ फंक्शन प्रोटोटाइप्स बिफोर मेन एंड पास वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ पासिंग कांस्टेंट्स डायरेक्टली। दिस विल अवॉइड एम्बिग्यूटी, क्योंकि क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू चेंजेस ज्यादा होती है। अगर आप उसकी वैल्यू ए और बी में सेव करके फिर ए और बी एज आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो एम्बिग्यूटी नहीं होगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। जो भी अभी तक हम कंस्ट्रक्टर्स लिख रहे थे, हमने कंस्ट्रक्टर्स लिखे थे, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आया था एक में आर्ग्यूमेंट्स है एक में नहीं है। सो वो कंसेप्ट जो कंस्ट्रक्टर का कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट, इन विच फंक्शन ओवरलोडिंग इज इम्प्लीमेंटेड। देखो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था हमने और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा था, राइट। तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम होता है एज फंक्शन। नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि यू आर गिविंग अ न्यू रीडिफाइनिंग और न्यू डेफिनेशन टू एन operator, right? In C++, it's possible to change the name, the way operator works for user defined data types such as objects. You can redefine the way operator works. For example, if there are two objects of a class that contains string of its members, right? अब वो क्या है, वो string type के हैं, एक string class बनाए. The advantages of operator overloading is to perform different operations on the same operand. आप different type के operations same operators पे work करा सकते हो. The mechanism of giving, this is a very important line, mechanism of giving special meaning to an operator is known as operator overloading. C++ allows the user to overload most of the operators to work effectively in a special application. C++ does not allow the user to create new operators. Most of the existing operators can be overloaded to manipulate class objects. In order to overload an operator, we must write functions. The name of the function that overloads the operator is reserved with word operator. मतलब अगर आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है तो देयर इज अ फिक्स्ड कीवर्ड. ऑपरेटर इज अ कीवर्ड जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर फंक्शन. मतलब अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब ओवरलोडिंग का मतलब तुम्हें समझ आ गया है. तो ये समझो, जो हम सी इन सी आउट में ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे उसको मैंने तुम्हें बताया था कि वो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, राइट. अगर वो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं तो वो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की तरह कैसे वर्क कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो C++ के अपने कंपाइलर ने भी ओवरलोड कर रखा है, राइट. दैट मीन्स iStream and OStream class have overloaded the bitwise operators to give them the new meaning, right. अब आप भी ऐसे ही ऑपरेटर को नया मीनिंग देंगे, कीपिंग द मीनिंग. ठीक है, जैसे प्लस की जगह आप ये नहीं करोगे अपने मीनिंग में माइनस कर दिया, राइट. तो आप रीडिफाइन कर सकते हो लेकिन किसी भी ऑपरेटर का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. Operator overloading gives additional meaning to an operator like plus, multiply when dealing with objects of user defined class. That means पहले plus int और float पे वर्क करता था तो मैं उसको सिखा सकती हूँ कि अब आप दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दो या दो टाइम के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीख लो. जैसे टाइम हमारे दिमाग में चलता है ना, टाइम को हम कैसे ऐड करते हैं, अगर मिनट्स या सेकेंड 60 से ऊपर हो जाते हैं तो हम कन्वर्ट करते हैं. जो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम्स में किया है बस उसी को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू चेंज करेंगे, राइट. The operator overloading feature of C++ is one of the methods of realizing polymorphism. Operator overloading is the type of compile time polymorphism. Polymorphism derived from Greek word poly and morphism. Morphs means forms. So poly refers to many and morphism refers to the actions that will be performing many actions with a single operator. You can redefine or overload most of the built-in operators available in C++. Thus, a programmer can use operators with user-defined types as well. Overloaded operators are functions with special names using the keyword operator, right, followed by the symbol that you are overloading, right, like any other function. An overloaded operator has return type and a parameter list. तो सेम होता है, फंक्शन का पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन की लिस्ट होती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. रिटर्न टाइप
ऑपरेटर ये फंक्शन का नाम है, तो आपको ऐसे का ऐसे लिखना है, राइट। कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे वो ये लिखना है ऑपरेटर सिंबल में, एंड यू हैव टू पास की आर्ग्यूमेंट्स। सो रिटर्न टाइप operator symbol or arguments. The operator function is a value returning function. In C++, operator is a reserved word. To overload an operator for a class, include the function to overload the operator, that is the operator function, in the definition of the class. Write the definition of operator function. सिंटेक्स क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन। ऑपरेटर क्या है? फंक्शन का नाम है, कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, और आर्ग्यूमेंट्स, राइट। दिस इज व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन आउटसाइड दी क्लास, ठीक है। जब आउटसाइड दी क्लास फंक्शन को डिफाइन करोगे तो आपको क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन लिखना जरूरी है। वेयर द रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन, class name is the name of the class, and operator OP is an operator function where OP is the operator being overloaded and the operator is the keyword. Overloading an operator has some restrictions. There are certain operators that cannot be overloaded. We cannot change the precedence of the operator, right? We cannot use default arguments, right? We cannot परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो एसोसिएटिव से कन्वर्ट होते हैं तो वैसे ही रहेंगे। एंड वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। मतलब अगर ये नहीं है कि आपने प्लस की लिख रहे हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस कर रहे हो, राइट। ये दो टाइम ऑब्जेक्ट्स का आप ऑपरेटर तो प्लस को ओवरलोड कर रहे हो, मतलब आप तो मीनिंग चेंज नहीं कर सकते कि प्लस प्लस ही करता है, माइनस माइनस ही करता है, राइट। यू कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, द एसोसिएटिव कैन नॉट बी चेंज, the default arguments cannot be used using an overloaded operator. You cannot change the number of arguments that operator tasks. See, ऑपरेटर के आपने अगर यूनरी ऑपरेटर है तो एक आर्ग्यूमेंट लेगा ही, अगर बाइनरी है तो दो आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क करेगा ही करेगा। यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स, कि नए ऑपरेटर्स नहीं बना सकते। मैंने किसी भी कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन करके हम नए ऑपरेटर्स नहीं बना सकते। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर सिर्फ ओवरलोड कर सकते हैं, और कुछ ये ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड नहीं होते हैं, ये ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। द मीनिंग ऑफ हाउ एन ऑपरेटर वर्क्स विद बिल्ट इन डेटा टाइप सच एज इंट रिमेन्स द सेम. Operators cannot be overloaded either for objects of the user defined types or for a combination of objects of user defined object or built-in object, right? This is operator overloading. Extend the semantics of an operator. You are defining a meaning, extending a meaning. You are not changing the meaning. I repeat, you are not changing the meaning. You are just extending the meaning for an operator, right? The grammatical rules by C++ govern its use, right? मतलब जो भी rules C++ के हैं वो operator के work करेंगे. Variety of operator can be used to perform on various operands. The operators are classified with the help of यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो हमारा ओवरलोड नहीं होता, कंडीशनल ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता। C++ allows almost all operators to be overloaded, in which case at least one operand must be an instance of the class. This is a very important line. ऑपरेटर तभी ओवरलोड हो सकते हैं जब उसमें एक आर्ग्यूमेंट, एक इंस्टेंस, दैट मीन्स मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, अदरवाइज तो वो फंक्शन इन्वोक ही नहीं हो सकता। वो इन्वोक कैसे करोगे फंक्शन? सो यू हैव टू यूज वन आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट, राइट? We cannot overload all the C++ operators. There are few exceptions: class member access operator, scope resolution operator, size of operator, conditional operator. Semantics can only be extended, but the syntax cannot be changed. Operator keyword, we have studied कैसे operator keyword work करता है. The keyword facilitates overloading of C++ operator. It indicates that the operator कौन सा overlaid हुआ है. ये operator function, ये जो operator keyword है ये हमें बताएगा this is the operator function, right? और OP बताएगा कि हमने कौन सा operator को overload किया है, right? So these are the rules. These are the set of rules that you should follow. We cannot use friend function to overload certain operators. कुछ operators की restriction है जो हम friend function से overload नहीं कर सकते. Unary operators are overload through member function, take no arguments. But if they are overloaded with friend function, they will take one argument.
When binary operators are overloaded through a member function, they take one explicit argument, and if they are overloaded through a friend function, they take two explicit arguments. All the class member objects should be public if operator overloading is implemented. The arguments in the operator overloading are passed only by reference. It will not work if arguments are passed by value, because a copy of an object is passed to the operator, right? एक कॉपी पास होती है ऑब्जेक्ट की, ये ऑपरेटर से जो ओवरलोड नहीं हो सकते, ये ऑपरेटर से cannot be used to overload with the help of friend function. Okay, so this is the process. Create a class. क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ओवरलोडिंग ऑपरेशन लिखना है, कौन सा डिक्लेयर करना है, और उसके बाद उसको डिफाइन करना है. These are the steps जो हम नॉर्मल फंक्शन के लिए भी करते हैं. So ये जो आपका ये डिटेल्स है, इसको मैं छोटे से टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दिया है. ये चार्ट के फॉर्म में कम होता है आपके बुक्स में, बट एक चार्ट के फॉर्म में याद कर लेते हैं. देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो बेस से हो सकती है, या तो मेंबर फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करो या फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करो. फ्रेंड फंक्शन बीइंग अ नॉन मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास. अब मेंबर फंक्शन के थ्रू अगर यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना. अगर फ्रेंड बाइनरी ऑपरेटर करोगे तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा. सेम वे इस केस में यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, और बाइनरी को करना है तो दो आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, राइट? So this is types of operator. आप देख लो एग्जांपल्स. दिस इज अ यूनिरी ऑपरेटर. देखो क्लास वैसी की वैसे बनी हुई है, यहाँ पे है मेन चीज, ये दो चीजें. एक हमने सेम चीज को मेंबर फंक्शन के थ्रू भी कर रखा है और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी. दिस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है. अब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्यों? क्योंकि हमने आपका इसमें कुछ पास नहीं करा. प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे फर्क पता चलता है ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है, राइट? आपने एक स्पेस लिया, एक क्लास ली स्पेस, यू हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स ए एंड बी. पब्लिक इज दी फंक्शंस. पब्लिक पार्ट में हमने फंक्शंस डिफाइन करे. इनपुट के लिए दो इंटीजर्स लिए, डिस्प्ले और ऑपरेटर को ओवरलोड किया है इंक्रीमेंट, एंड यूनिरी ऑपरेटर माइनस, राइट? ऐसे हमने डिस्प्ले, दिस पार्ट इज क्लियर कि इनपुट कैसे लेते हैं. हमने दो वेरिएबल्स को पास कराया है और उसकी हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, राइट? द पॉइंट इज इंक्रीमेंट कराया, तो ये देखो वी हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग. क्यों? क्योंकि हम रेफरेंस भी वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली. अगर हम ये देखो ये लाइन यूज करेंगे तो इसका क्या पास होएगा, रेफरेंस पास होएगा. जब एस के हम ऑब्जेक्ट में ही चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले होएगा. सेम वे जब हम फ्रेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम रेफरेंस पास कर रहे हैं. क्यों रेफरेंस पास कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन में दिस पॉइंटर नहीं होता, राइट? सी दिस इज लाइन वी आर यूजिंग, राइट? तो जब आप डिस्प्ले कराओगे दोनों पेज में एस में डिफरेंस चेक होगा, राइट? दिस इज अनदर way to binary operator overloading. We'll do more examples in lab also, in class also, but these are just a few examples जिनका आपको कोड आपको पता होना चाहिए. एक क्लास मैट्रिक्स है, हमने एक मैट्रिक्स 5x5 की बनाई है, राइट? उसको हमने ओवरलोड किया है यूजिंग मैट्रिक्स फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिए हैं, और एक मैट्रिक्स ऑपरेटर ओवरलोड किया प्लस और एक माइनस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन. सेम वे तो हमने जब फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया तो पता चल गया फ्रेंड फंक्शन में इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, राइट? और ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होएगा. क्यों? क्योंकि ये मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस हुआ है, राइट? सो दिस इज जस्ट एडिशन जो हम नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, राइट? कहीं पे भी हमने रिटर्न टाइप में क्या किया है, रिटर्न टाइप में दोनों में मैंने क्या लिया है, क्लास टाइप का. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मैट्रिक्स, बिकॉज object type is class type itself, right? So these are the main function. main function में हमने values enter कराई है, right? We have used a constructor to initialize these values, right? We have just added and subtracted these and shown the result, right? So any problems if you face, you can just do the coding, और जो problems face करते हैं you can just follow, right?
तो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब ये कैसे पता चलेगा प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हमने एक इंट आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग दी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन हम पास कर देंगे, जिससे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट की डेफिनेशन है और जो जिसमें इंट पास नहीं है वो प्री इंक्रीमेंट की डेफिनेशन है। सी दिस इज अ डिफरेंस। इससे मुझे पता चल गया that this will be called in the case of pre-increment while this will be called in the case of post-increment, right? So this is just a briefing of pre-increment and post-increment। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है pre-increment और post-increment कैसे वर्क करता है, right? This is a unary operator overloading, right? These so many programs are added to this video so that you can at least apply using the code। आप ये लोग ये कोड को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक, हमने यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है यूजिंग बाइनरी और यूजिंग मेंबर फंक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट पास्ड एनी आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। This is binary operator overloading using again member function। देखो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हमने ओवरलोड किया, एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, राइट? जैसे ही हम पास करेंगे वो दिस पॉइंटर के थ्रू पास हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अब हमने रिटर्न कर दिया थर्ड ऑब्जेक्ट में वो चीज ऐड करके, रियल पार्ट रियल में ऐड होएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होएगा। द ओनली डिफरेंस इज जहाँ पे ऐड फंक्शन लिखते थे वहां पे अब ये बिल्ट इन स्टेटमेंट की तरह यूज कर रहे हो, C3 is equal to C1 plus C2। So you have to work on with these programs to get in-depth knowledge of this topic, right? Binary operator overloading to subtract a complex number, C, right?